दोस्तों जय सिया राम। मैं चयन पाटीदार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अपन व्यंजन संधि की दूसरी कक्षा लेंगे, जिसमें जो व्यंजन संधि के नियम बाकी थे वो पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि के मैंने आपको कुल कितने नियम बताए थे? 9 नियम बताए थे। ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि के कुल कितने नियम बताए थे आपको? 9, जिसमें से अपन ने पूर्व की कक्षा में 2 नियम पढ़ लिए थे। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो तीसरा नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे? तीसरा। तीसरे नियम का क्या नाम था? अनुनासिक व्यंजन संधि। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन संधि। अब अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुनासिक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। वो कहाँ से? नाक से बोले जाने वाले वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो पंचम वर्ण होते हैं, 5 वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं वो क्या होते? अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक जो है उसको भी अपन ने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। कौन कौन से वो बताऊंगा। पहला जो होगा वो होगा उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि। क्या होगा? उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि। और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा? पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। अब उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि और पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। ठीक है, अब उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि में क्या, जो ये उत्तर शब्द है उस पर गौर करना। उत्तर का जो मतलब होगा वो क्या होगा? बाद में। क्या होगा? बाद में। और पूर्व का मतलब क्या होगा? पहले। क्या होगा? पहले। मतलब जब अपन संधि विच्छेद कब होता है? संधि जब 2 वर्ग, जो 2 पद जो होते हैं उनका जब योग होगा तब संधि का परिणाम आएगा। जैसे कि प्रथम पद और द्वितीय पद। जब प्रथम पद और द्वितीय पद का जब योग होगा तब संधि का क्या आता है? परिणाम। तो मैंने आपको क्या बताया? उत्तर। उत्तर मतलब बाद में। बाद में मतलब क्या होगा? द्वितीय पद। कौन सा पद? द्वितीय पद। मतलब जब दूसरे पद में जब अनुनासिक वर्ण होगा, क्या होगा? जब दूसरे पद में अनुनासिक वर्ण, तब तो वो उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि होगी। और पूर्व मतलब पहले। मतलब जब प्रथम पद में क्या होगा? जब प्रथम पद में अनुनासिक वर्ण होगा, अनुनासिक वर्ण, तब हमारे कौन सी संधि होगी? पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। फिर से बोल रहा हूं, ये अनुनासिक व्यंजन संधि कोई व्यंजन संधि का भेद नहीं है, ये नियम है। देखो, व्यंजन संधि का अपन तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक का अर्थ क्या होता है? जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। कौन से? 5 वर्गों के पंचम वर्ण। ठीक है, 2 प्रकार के हैं, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि और पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। उत्तर का मतलब होता है बाद में, मतलब द्वितीय पद। पूर्व का मतलब होता है पहले, मतलब प्रथम पद। जब दूसरे पद में अनुनासिक होगा तो वो उत्तर अनुनासिक कहलाएगा, और पहले पद में जब अनुनासिक होगा तो वो क्या कहलाएगा? पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। अब बात करेंगे उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि क्या है, और फिर पढ़ेंगे अपन पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि क्या है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि की। किसकी बात करेंगे अपन? उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि। ठीक है, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि बोलेंगे मतलब मैंने बताया उत्तर मतलब बाद में, दूसरा पद क्या होगा? अनुनासिक होगा। जब अपन संधि करते हैं तब क्या होता है? एक तो होता है प्रथम पद, क्या होगा? प्रथम पद प्लस योग मतलब
द्वितीय पद। अब जब प्रथम पद और द्वितीय पद का क्या होगा योग, तब हमको क्या मिलेगा परिणाम। क्या मिलेगा परिणाम। प्रथम पद में देखो उत्तर मतलब मैंने बताया आपको क्या होगा बाद में, कहने का मतलब तब द्वितीय पद, बाद में मतलब क्या द्वितीय पद। तो द्वितीय पद क्या होगा अनुनासिक होगा। क्या होगा अनुनासिक। तो जो बचे उसको क्या कहेंगे निर्नुनासिक। मतलब प्रथम पद क्या होगा निर्नुनासिक और दूसरा पद क्या होगा अनुनासिक। तब जाके अपने परिणाम जो निकलेगा वो किसमें निकलेगा उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि में। ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, तब जाके अपना क्या निकला परिणाम। प्रथम पद में क्या होगा निर्नुनासिक और द्वितीय पद उत्तर अनुनासिक की बात करें तो दूसरे पद में क्या होगा अनुनासिक। ठीक है, अब ध्यान रखा जैसे कि अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया वाक दन मय। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है निर्नुनासिक। मैंने कहा अनुनासिक किसको बोलते हैं कि पांचों वर्गों के पंचम वर्ण। तो ये तो दूसरा है पहला वर्ण है, तो ये तो क्या हो गया निर्नुनासिक। और ये म कौन सा है पंचम वर्ण, तो ये क्या हो गया अनुनासिक। ठीक है, अब ज्यादा इन दोनों में मतलब पावरफुल कौन है म जो कि स्वर सहित है, और ये जो क है वो कौन सा है स्वर रहित। तो ये अब मैं चाहता है कि तू मेरे अनुनासिक में परिवर्तन हो जा, तो ये जो क होता है वो उसी के पंचम वर्ण का जो अनुनासिक है उसमें परिवर्तन हो जाए। तो क का जो पंचम वर्ण वो क्या था अंग। ठीक है, तो इसमें ये परिवर्तन हो जाए। अब देखो वा का वा रहा, कै की जगह क्या आ गया एंग और मय का मय। ठीक है, ये हो गया वांग मय। अंग जो है वो कौन सा है पंचम वर्ण अनुनासिक, और ये म जो होता है वो भी अनुनासिक है। अब दूसरी बात जब उत्तर अनुनासिक होगा तो ध्यान रखना उस शब्द में दो शब्द जो होंगे वो पंचम वर्ण अंग होंगे। एक देखो अंग भी पंचम वर्ण है और म भी पंचम वर्ण है। ठीक है, जैसे कि अपन कुछ उदाहरण लेते, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं उन्मूलन। क्या हो गया उन्मूलन। उन्मूलन तो इसका क्या होगा उत दन मूलन। अब मैं आपको बता रहा हूं मतलब देखो निर्नुनासिक कौन कौन से हुए और अनुनासिक कौन कौन से हुए। ध्यान रखना अनुनासिक तो अपने वही पंचम वर्ण है, तो कौन से हो गया न और म, न और म, न और म। इसमें क्या होगा कै टे ते और दे। अब देखो अनुनासिक तो बहुत सारे और निर्नुनासिक भी है, पर धरातल पर अपन को जो परीक्षा में जो उदाहरण दिखेंगे वो इन्हीं वर्णों से दिखेंगे कै से टे से और ते और दे से। और देखो अब अनुनासिक के न में पांचों जो अनुनासिक है एणा इ उससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, केवल न और म से शुरू होता है। तो जब क होगा और उसके जब न और म होंगे तब ये किस में परिवर्तन होगा अपने ही अनुनासिक में। तो क का अनुनासिक कौन सा है अंग, ते का कौन सा है एण, और ते और दे दोनों कौन से भी होगा तब वो किस में होगा परिवर्तन न में। ठीक है, जैसे कि उन्मूलन क्या होना उत्दन मूलन। जैसे कि अब सन्नारी उदाहरण ले लेते, सन्नारी। ठीक है, सन्नारी ये क्या हो गया सत दन नारी। सत तो का देखो तो ये हो गया न न, मतलब उतने ही पंचम वर्ण में क्या है ये न में, तो ये न में परिवर्तन हो गया सन्नारी। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है, मैं आपको 3 अपवाद बताऊंगा। ठीक है, वो ध्यान रखना। उसमें क्या होगा आप अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मृण्मय शब्द है, कौन सा शब्द है मृण्मय। अब जब इसका संधि विच्छेद होगा तो अपन ने क्या बोला कि अपने ही पंचम वर्ण में, तो ये न की जगह तो टे आना चाहिए, लेकिन टे ना आके क्या आएगा द, अपवाद है। जैसे जैसे संधि विच्छेद क्या होगा इसका मृद दन मय।
नियम के अनुसार देखे तो अपने क्या होना चाहिए, टे, मृत धन मय, लेकिन अपवाद है 3 जिसमें ये 2 टे की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। जैसे कि दूसरा मैं ले रहा हूं मृण मूर्ति, ठीक है, मृण मूर्ति, इसमें भी जो संधि विच्छेद होगा वो टे की जगह दे आएगा, टे नहीं आएगा। क्या होगा, मृद धन मूर्ति। और एक जो तीसरा अपवाद बचा वो क्या है, मृण मयी। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मृद धन मयी। देखो मृणमय, नय की जगह अपने नियम के अनुसार क्या आना चाहिए, टे आना चाहिए। ये नय क्या आना चाहिए, ये ट, पर अपन ने क्या लिया, इसकी जगह दे, ठीक है, क्या लिया जाए। ये 3 अपवाद है, जैसे कि ये इसमें से शायद ये मृणमयी जो शब्द है वो RS 2018 के एग्जाम में शायद पूछा है, ठीक है। मृणमय, मृण मूर्ति और मृणमयी, ये तीनों शब्द याद रखना, जहां पर न की जगह जो टे का प्रयोग होता है वहां ट का प्रयोग ना होकर स्वर रहित दे का प्रयोग होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि की। एक बार वापस देखो, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, प्रथम पद, द्वितीय पद और परिणाम। प्रथम पद निर्नुनासिक, द्वितीय पद अनुनासिक, तब जाके परिणाम आएगा। निर्नुनासिक में अगर धरातल पर देखा जाए तो कै, टे और तै देख से ही उदाहरण मिलते हैं, और अनुनासिक जो शुरुआत होती है वह शब्दों की उसमें न और मैं से ही होती है, बाकी एण ई ऐसे कोई शब्द नहीं है जहां से ऐसे शब्दों की शुरुआत होती है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन उत्तर अनुनासिक हो गया, अब बात करेंगे पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि की। किसकी बात करेंगे, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि की। किसकी बात करेंगे, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। इसी में भी बस वही होगा, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद और क्या आएगा, परिणाम, ठीक है। अब अपन के जो पहले जो उत्तर अनुनासिक हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि प्रथम पद में क्या आना चाहिए, निर्नुनासिक, लेकिन यहाँ पूर्व मतलब पहले, तो प्रथम पद में क्या आएगा अपने, अनुनासिक, वहां क्या आ रहा था, निर्नुनासिक, अनुनासिक, और द्वितीय पद में क्या आ गया यहाँ पर, निर्नुनासिक, ठीक है। तब जाके अपना क्या आएगा, परिणाम। प्रथम पद और द्वितीय पद, तब जाके अपना क्या आया, परिणाम। अब पहले तो अपन ने क्या पढ़ा था कि अनुनासिक जो होगा वो दूसरे पद में होगा, क्योंकि वह उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि की बात कर रहे थे, और उत्तर मतलब क्या होता है, बाद में। अब इसी में धरातल पर देखो अनुनासिक देखते हैं अपन कौन कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था प्रथम पद और द्वितीय पद, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक में क्या होगा, केवल म आएगा, देखा म, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, क, ग और ग। दूसरा क्या आएगा, च और ये ज। तीसरे में क्या आएगा, त, द, ध और न। उसके बाद य, र, ल, व, श, स और ह, ठीक है। अब जब इनका योग होगा तो क्या आएगा, यहां तो आएगा अपने ये अनुस्वार, और इन्हीं के ही पंचम वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। अंग, ईय, तथ, द, ध, न। अब ये जो है उसको भी हमारे जो व्याकरण, जैसे कि विज्ञान में साइंटिस्ट होते वैसे व्याकरण में व्याकरणिस्ट जो होते हैं, व्याकरणिक, उन्होंने इन सबको बोल दिया कि अनुस्वार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अनुस्वार। अब देखो मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, जैसे कि अलंकार शब्द जो है, कौन सा, अलंकार। अब अलंकार का अपन जब संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, अलम धन कार। ये कौन सा है,
अनुनासिक मतलब पांचवा, और ये कौन सा है, निर्नुनासिक मतलब पहला। पहले क्या हो रहा था कि जो दूसरा पद जो था वो क्या था, अनुनासिक, तो वो प्रथम पद को कह रहा था कि तू मेरे अनुनासिक में परिवर्तन हो जा। अब प्रथम पद अनुनासिक है, जो दूसरे पद से कह रहा है कि तू मेरे अनुनासिक में परिवर्तन हो जाए। मतलब पहले क्या हुआ था कि जो अनुनासिक जो था वो दूसरे पद में था, और अब क्या, पहले पद में। तो देखो ये अलम धनकार, तो पांचवे का देखो ये पहला, तो ये या तो आप सोच रहे होंगे अलंकार होना चाहिए, ऐसा अलंकार। तो अब ये जो अंग हुआ उसकी जगह अपन ने क्या प्रयोग कर दिया, अनुस्वार। तो ये देखो अलंकार है क्या, अलंकार, तो अंग की जगह अपन ने अनुस्वार प्रयोग कर दिया, तो बचा गया अल, और कार का कार, ये हो गया अलंकार। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण ले ले, संविधान, क्या ले लिया, संविधान। संविधान, जब संविधान का संधि विच्छेद करेंगे तो अपना क्या होगा, सम धन विधान, म हो गया ये, और ये व का व। ठीक है, जैसे कि संसार, क्या हो गया, संसार, संसार। संसार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो वही होगा सम धन सार। ठीक है, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि, मतलब प्रथम पद में क्या होगा, अनुनासिक, और द्वितीय पद में क्या होगा, निर्नुनासिक, तब अपना क्या आएगा, परिणाम आएगा। अनुनासिक और अब धरातल पे म से उदाहरण मिलेंगे, और निर्नुनासिक में क ग और ग, छ ज त द ध न य र ल व श स और ह, इन्हीं से मिलेंगे। बाकी बहुत सारे जो बचे वो भी है, लेकिन उदाहरण जो मिल रहे वो इन्हीं से मिल रहे, इसलिए अपन ने यही लिखा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे तीसरे नियम जो हो गया अपने अनुनासिक व्यंजन संधि। अब चौथा बात करेंगे मूर्धन्य संधि का। ठीक है, चौथा नियम मूर्धन्य व्यंजन संधि। अब मूर्धन्य व्यंजन संधि जो है उसमें मूर्धन्य किसको बोलते हैं अपन, टे, ठे, डे, ढे और एणा, और एक जो बचा वो श, षटकन वाला, ध्यान रखना, ये भी मूर्धन्य श कहलाता है। अब ये जो मूर्धन्य व्यंजन संधि है उसमें टे, ठे, डे, ढे और ने और श, ये क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य। अब मूर्धन्य व्यंजन संधि जो नियम है वो अपना कौन सा नियम हुआ, चौथा नियम। अब इसके भी अपने कुछ भाग है, तो इसका जो पहला भाग जो होगा उसका नाम होगा स का मूर्धन्यकरण। क्या होगा, स का मूर्धन्यकरण। ठीक है, क्या होगा, स का मूर्धन्यकरण। अब इसी में क्या होगा, देखो मैंने बोला संधि जब होगी तो हमारे दो पद होंगे, एक तो होगा प्रथम पद और दूसरा कौन सा होगा, द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद, तब अपना क्या आएगा, परिणाम। अब प्रथम पद क्या होगा, ई या उ, यदि उसके बाद स्वर रहित स या स्वर सहित स आ रहा है तो परिणाम में क्या परिवर्तन, मैंने क्या बोला, मूर्धन्य स का, तो क्या आएगा, श आएगा। ठीक है, श। मतलब यदि ई या उ के बाद यदि स्वर रहित से है तो वो जो परिवर्तन होगा वो स्वर रहित श में होगा, और यदि स्वर सहित स है, ठीक है, देखो ये स्वर सहित स है तो जब परिवर्तन होगा तो वो स्वर सहित ही श में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे कि अपन उदाहरण ले रहे अभिषेक, क्या उदाहरण है, अभिषेक, अभिषेक। जब अभिषेक का अपन संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, अभि धन शेक। देखो ई की मात्रा, इसमें छोटी ई की मात्रा, ठीक है, ये शेक, ये देखो स जो था वो श में, ये जो श था, ठीक है,
तो किसमें परिवर्तन हो गया? स में। अब इसमें एक ही मात्रा है, जो एक ही मात्रा, अगर इसकी जगह आ की मात्रा होती तो आ लग जाता, ठीक है। मतलब जब ई और ऊ के बाद यदि स्वर रहित स है तो जो परिवर्तन होगा वो स्वर रहित श का होगा, और जब स्वर सहित स है तो वो परिवर्तन होगा स्वर सहित श में, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन संधि किसको? टे, ठे, डे, ढेण और श क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। स का मूर्धन्यकरण पढ़ेंगे। प्रथम पद के में क्या होगा? ई और ऊ, और द्वितीय पद में क्या होगा? स्वर रहित स और स्वर सहित स। तो परिवर्तन की क्या होगा? स्वर रहित श और स्वर सहित श। उदाहरण ले लिया अपन ने अभिषेक, अभिधन, शेख। जैसे कि दूसरा उदाहरण ले लिया अपन अनुष्ठान, ठीक है। ये याद रखना, अनुष्ठान जो उदाहरण है, अनुष्ठान। अब इसमें क्या आ रहा? ऊ, तो अनु, धन, स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थान। लेकिन ये गलत है। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा। इसमें ये स्थान की जगह क्या होगा? ये स्थान होगा। क्या होगा? स्थान। अनुधन स्थान, ना कि ये स्थान होगा। ये क्या गलत हो जाएगा? मतलब अनुष्ठान पूछ लिया, ध्यान रखना अनुधन स्थान होगा, ना कि स्थान होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन दूसरे मूर्धन्य व्यंजन संधि के दूसरे भाग की। पहला तो उसका स का मूर्धन्यकरण था, अब अपन पढ़ेंगे ते दे का मूर्धन्यकरण। मूर्धन्य व्यंजन संधि में जो दूसरा पढ़ेंगे वो अब क्या पढ़ेंगे अपन? त और थ का मूर्धन्यकरण, ठीक है। इसमें क्या होगा? टे की जगह टे होगा और थ की जगह ठ परिवर्तन हो जाएगा। मतलब प्रथम पद योग द्वितीय पद, तब जाके क्या आएगा अपना परिणाम, ठीक है। प्रथम पद क्या होगा और द्वितीय पद क्या होगा? प्रथम पद इसमें क्या होगा? स्वर रहित श, और द्वितीय पद क्या होगा? ते और थ। तो जो परिणाम आएगा वो किसमें आएगा? ट और ठ में। जैसे कि अपन उदाहरण ले रहे पुष्ठ, क्या ले लिया? पुष्ठ। तो अब क्या होगा इसकी यहां पर? अब ये जो श जो है स्वर रहित, उसमें अपने को क्या करना है? परिवर्तन। पू का पू, ठ जो होता है वो किस में परिवर्तन होगा? थ में, तो वो थ में, और जो ये स्वर रहित श है वो स्वर रहित श, ठीक है। मतलब क्या हुआ? पुष धन थ, ठीक है। अब ये दूसरा उदाहरण श्रेष्ठ, जैसे कि उदाहरण है श्रेष्ठ, इसमें वो थ जो है उसकी जगह क्या थ हो जाएगा, तो श्रेष्ठ धन थ, ठीक है। ये अपने कौन सा हो गया? मूर्धन्य व्यंजन संधि का दूसरा ते थे का मूर्धन्यकरण। अब तीसरा जो इसका एक लास्ट बचा वो पढ़ेंगे अपन न का मूर्धन्यकरण अब पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा नियम इसका कौन सा बचा? न का मूर्धन्यकरण, ठीक है। मूर्धन्यकरण, न का मूर्धन्यकरण में क्या होगा? प्रथम पद द्वितीय पद और परिणाम, ठीक है। प्रथम पद में अब क्या होगा, द्वितीय पद में क्या होगा और परिणाम में क्या होगा। मैंने बताया प्रथम पद में क्या आएगा, उदाहरण के हिसाब से जो अपन लिख रहे वर्ण वो होगा ई, री, र और श, ठीक है। धन यहां पर क्या होगा, न, और अर्ण में अपना क्या आएगा, परिणाम आएगा, ठीक है। अब ई, री, रे और श और न एण में परिणाम आएगा। जैसे कि अपन अब परिणाम आएगा, वो परिणाम को ही ले लेते हैं अपन उदाहरण में, तो क्या होगा देखो, परिणाम, परिणाम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परि धन ना,
ठीक है। न जो होगा उसकी जगह क्या हो गया, ये अण की जगह न हो गया, ठीक है। ये हो गया अपन ने मूर्धन्य व्यंजन संधि। अब अपन कक्षा के अंतिम 2 मिनट में अपन 5 शब्द युग्म याद करेंगे, जो कि अपने बहुत सारे शब्द युग्म दे रहे हैं, वो एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है। तो अपन अब हर कक्षा के अंत में 2 मिनट के 5 केवल शब्द युग्म रहेंगे और हर कक्षा में, तो अपने वो शब्द युग्म भी एक साथ कंप्लीट, वो सिर्फ रटना है, उसमें कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगेगा। तो उस कारण से हम लास्ट में 5-5 शब्द युग्म लेंगे और जो अपन याद करेंगे, ठीक है। अकुल का मतलब क्या होगा, कुल रहित, और आकुल का मतलब व्याकुल। परीक्षा में पूछा जाता है, सेम 2 दे देंगे और अर्थ आगे पीछे कर देंगे और अपना गलत होगा। ध्यान रखना, अकुल मतलब कुल रहित, आकुल मतलब व्याकुल। अवनी मतलब हमारी जो पृथ्वी माँ, अवन मतलब रक्षा करना या फिर प्रसन्नता। अणु क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है, और अणु क्या है, जो एक सूक्ष्म कण है। अनित्य मतलब नश्वर, अनृत्य मतलब असत्य, असाध मतलब कठिन, और असाधु मतलब दुष्ट, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम।